बच्चों, मैंने आपको ऊपर विशेषताएं लिखा है, उसमें देखा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। इसके अंदर स्थित जितने जितने भी संयोग होंगे, इस पर स्थित संयोग होंगे, इस कीमत रेखा पर स्थित संयोग हैं, जैसे कि ये ए बी और ये सी संयोग है और ये डी संयोग है। तो बच्चों ए बी ये बहुत सारे संयोग कीमत रेखा पर, तो बच्चों यही अनुकूलतम संयोग होते हैं जिसके चयन करने की समस्या उपभोक्ता के पास होती है। इनमें से कीमत रेखा पर स्थित किस बिंदु का चयन करे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो, वह कीमत रेखा के अंदर किसी भी बिंदु माना सी बिंदु का चयन नहीं करेगा, क्योंकि ये निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट, क्योंकि इसमें उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च नहीं होती और ये कम मात्रा दिखाता है, दोनों वस्तुओं की कम मात्रा को दिखाता है। तो हम जानते हैं उपयोगिता अधिकतम करने के लिए जो भी बजट है उपभोक्ता के पास, उससे जो मात्राएं खरीदी जाएंगी वो अधिकतम होनी चाहिए। वो ऐसा कब होगा? जब वो कीमत रेखा पर ही होगा। अच्छा, ये जो डी बिंदु है ये निकृष्ट बिंदु नहीं है, ये उसकी पहुंच से बाहर का है बच्चों, क्योंकि ये इसको प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आय को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी भरसक कोशिश होती है कि वो डी बिंदु को प्राप्त करे, लेकिन क्योंकि उसका बजट ही नहीं होता इसलिए वो इस बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसके अंदर क्या बिंदु निकृष्ट बिंदु होता है, इसके बाहर का बिंदु अप्राप्त बिंदु होता है। बच्चों, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए काफी डाटा खर्च होता है आप लोगों का। चलिए हम जल्दी जल्दी ये समझ लेते हैं कि कीमत रेखा में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो बच्चों, ये हमारी मूल कीमत रेखा है जिसमें वस्तु x की मात्रा 5 और y की मात्रा 10। जब कीमत x की कितनी है? 2 रुपए प्रति इकाई और y की 1 रुपए प्रति इकाई। अब हम इसी को अपना आधार मानकर कीमत रेखा, जब देखिए क्या लिखा है, y वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, y की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जब x वस्तु की कीमत कम हो जाए तब कीमत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, माना कि अभी हमारी कीमत कितनी है? 2 रुपए। अगर x वस्तु की कीमत क्या हो जाए? 1 रुपए हो जाए, तो अब वो अगर सारा का सारा किस पर खर्च कर दे? एक्स वस्तु पर खर्च कर दे, वाई वस्तु तो अब कितनी मात्रा खरीद सकेगा? 10 इकाइयां। ठीक है, तो अब उसका बिंदु पहले 2 रुपए थी कीमत, तो एक्स वस्तु की 5 मात्रा खरीदता था, अब कितनी खरीद पाएगा? 10। यदि एक्स वस्तु की कीमत घट जाए, मान हमने घटाई कितनी है? 2 से 1 करी है, तो अब देखिए नया बिंदु, अब वाई अगर सारा का सारा वाई पर खर्च करे तो 10 ही मात्रा। अब वाई की कीमत क्या है? स्थिर। तो अब इन दोनों को मिला लेंगे तो एक्स कीमत रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कीमत रेखा इस तरह से खिसकेगी। क्या? एक्स वस्तु की कीमत में कमी के कारण ये इधर खिसकेगी। एक्स वस्तु की कीमत में कमी की कीमत में कमी पर ये इधर खिसकेगी। अगर माना एक्स वस्तु की कीमत बढ़ा है, 2 से बढ़ के 4 हो जाए, तो देखिए अब एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीद पाएगा। अगर 4 रुपए कीमत हो जाए तो 10 रुपए में एक्स माना कि कितने हो जाए? 4 हो जाए, तो अब 10 रुपए में कितनी एक्स खरीदेगा? 2.5 मात्रा खरीद पाएगा, केवल 2.5। तो कीमत बढ़ने पर एक्स वस्तु की कीमत रेखा बाईं ओर खिसकेगी। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने पर इसका ढाल बढ़ जाएगा। देखिए बाईं ओर कीमत बढ़ने पर, कीमत एक्स की कीमत बढ़ने पर। ठीक है, ये बच्चों ये हो गया एक्स वस्तु की कीमत। वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, एक्स वस्तु की कीमत घटने पर ये दाईं ओर खिसकेगी और बढ़ने पर बाईं ओर खिसकेगी। अब दूसरा आते हैं, वाई वस्तु की, एक्स वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका, ये हमारी मूल कीमत रेखा है, 5 इकाइयां खरीद रहा है, ये हमारी मूल कीमत रेखा है पहली वाली। अब माना कि वाई वस्तु की कीमत क्या थी? 1 रुपए। अब 1 से बढ़ के 1.5 हो जाती है, 1 से घट के कीमत कितनी हो जाती है? 75 पैसे हो जाती है। तो 10 को, क्योंकि अगर हम इसकी कीमत 50 पैसे करेंगे तो
20 इकाइयां खरीदनी पड़ेगी और इतनी हमारे पास जगह है नहीं। 75 पैसे अगर कर दें तो 10/75 पैसे 0.75, 00 बढ़ाएंगे 1000/75, 1000 25 चौके 100, 400 25 तियां 75, 400/3, 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 तियां 9, 1 बचा 3